फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एडिटोरियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उसने फिर से डिसाइड किया कि जो रिपो रेट होगा वो 6.5% ही होगा, जबकि हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ देख चुके हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में कहा जा रहा था कि कोर इन्फ्लेशन को आप टूल के रूप में यूज़ करो इंस्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और हम जानते हैं कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 इंटरनल होते हैं, 3 एक्सटर्नल होते हैं। तो 4-2 से कह सकते हो मेजोरिटी से फिर से यही डिसीजन लिया गया कि रिपो रेट को मेंटेन करना है उसी रेट पे, यानी कि 6.5% पे। तो इसमें बहुत कुछ हम लोग समझने जा रहे हैं इस एडिटोरियल्स में, और भी बहुत सारा डिसीजन लिया गया है इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। और जानते हो कि प्रत्येक 2 मंथ में एक मीटिंग होता है, 2 मंथ में, नॉर्मली 2 मंथ में एक बार मीटिंग होता है इसका, यानी कि साल में 12 मंथ में 6 बार मीटिंग होगा। समझ गए? सेकेंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इन्फोसिस पे लगा। अब देखो इसके वजह से बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहा है ये एक्चुअली ये जो न्यूज़ आइटम है बहुत ज़्यादा ही सर्कुलेट हुआ है। इन्फोसिस के ऊपर ना रिवर्स चार्ज वाला टैक्स लगा है, तो समझ में आएगा थोड़ी देर में रिवर्स चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है टैक्सेशन में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है और इस तरह का चीज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह का चीज़ यदि अथॉरिटी कर रहा है, इस तरह का रिवर्स मैकेनिज्म वाला यदि टैक्स लगा रहा है तो ये एक बहुत ही नेगेटिव एग्जाम्पल सेट होगा फॉरेन कंपनीज़ के लिए भी जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है। समझ गए ना? इसको डिटेल्स में समझेंगे। फर्स्ट एडिटोरियल और सेकेंड एडिटोरियल दोनों ही एडिटोरियल प्योर इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। समझ गए? एंड थर्ड वन क्या है? देखो, भारत अंडर नरिशमेंट का तो प्रॉब्लम झेल ही रहा है, हंगर का सामना तो झेल ही रहा है, बट एक दूसरा जो प्रॉब्लम है ओबेसिटी, वो भी निरंतर बढ़ते चला जा रहा है। हाँ, यदि पूरा दुनिया का कंपैरिजन करेंगे तो अनडाउटली भारत ने हंगर और अंडर नरिशमेंट पे अच्छा काम किया, वही माल न्यूट्रिशन पे अच्छा काम किया पहले कंपेयर में। 10 साल 15 साल पहले का जो स्थिति था उससे हम बेटर हुए हैं, बट ओबेसिटी तो बढ़ते चला जा रहा है। ओबेसिटी मतलब फैट, समझे ना वो। और रीज़न क्या है कि अभी का जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जंक फूड कल्चर, फास्ट फूड कल्चर, एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ओबेसिटी भारत में बढ़ रहा है। समझ गए ना? तो चलो देखते हैं, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। सिलेबस देखो स्टूडेंट, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ समझते हैं हम लोग। अच्छा, तो बैकग्राउंड समझो, थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छे से समझो। यहाँ पे स्टूडेंट जानते हो कि रिपो रेट का मतलब है कि आरबीआई किस इंटरेस्ट पे बैंक को पैसा देगी, बैंक को लोन देगी, करेक्ट। और जितना रिपो रेट कम हो उतना ही बैंक के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगा अधिक पैसा देने का, और उतना ही लोन जो स्ट्रक्चर है बैंक का जो अपना इंटरेस्ट रेट है लोन के ऊपर वो कम होगा। यदि रिपो रेट कम हुआ और यदि इंटरेस्ट रेट भी कम होता है तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर मॉनेटरी ट्रांसमिशन, कि आरबीआई ने जिस इंटेंट के साथ रिपो रेट कम किया है वही इंटेंट के साथ बैंक भी क्या कर रहा है, लोन दे रहा है कम इंटरेस्ट में, तो उसको कहते हैं प्रॉपर मॉनेटरी ट्रांसमिशन। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें समझना होगा इकोनॉमिक सर्वे। इस बार इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया था कि देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो टूल यूज़ किया जाता है रिपो रेट को देखने के लिए कि रिपो रेट कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, उसके लिए CPIC का यूज़ होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसमें से जानते हो तुम लोग 46% यदि वेटेज है तो वो फूड का है, यानी कि फूड का दाम यदि बढ़ता है, यानी कि फूड में इन्फ्लेशन आता है, जाहिर सी बात है CPI बढ़ेगा। सो सिंपल, क्योंकि वेटेज 46% है।
और दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये कि सीपीआई जो भी बास्केट हमारे पास वो 2011 और 12 का आंकड़ा है। अभी हम लोग 2024 में जी रहे हैं, तो ये 10-12 साल पुराना आंकड़ा है। अभी लोगों का तौर तरीका चेंज हो गया, लोग एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, लोग सर्विस पे खर्च कर रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये कि CPIC वाला जो तरीका है जिसमें हम फूड को 46% दिए हैं, कहीं ना कहीं वो अभी के सिचुएशन को वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता। नंबर 1। दूसरी बात है कि देखो इकोनॉमिक सर्वे ने ये बात माना था कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो सीजनल है, कई बार मतलब सीज़न के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो गया तो फिर दाम कम हो जाएगा, और यदि स्कैर्सिटी है तो दाम बढ़ जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी कैटेगरिकली कहा था कि इस बार जो फूड इन्फ्लेशन हुआ है वो डिमांड की वजह से नहीं हुआ, वो सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट की वजह से हुआ है, सप्लाई साइड प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि सही समय पे प्रोडक्शन नहीं होना या लॉजिस्टिक का कुछ प्रॉब्लम होना, डेट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई साइड। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने RBI को भी सुझाव दिया था कि आप एक काम करो कि आप कोर इन्फ्लेशन को यूज़ करो एज अ टूल के रूप में। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि CPI में आपने फूड और फ्यूल घटा दिया, दैट्स कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। वहाँ उसके बावजूद भी इकोनॉमिक सर्वे का सजेशन के बावजूद भी RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसने यही डिसाइड किया कि नो, अभी भी हम स्टेटस को ही मेंटेन करेंगे, यानी कि जो रिपो रेट होगा वो 6.5% ही होगा। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी का भी RBI कमेटी का भी अपना दलील है। जो 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर में 2 मेंबर खुश नहीं थे, इसलिए माइनॉरिटी ओपिनियन जो इकोनॉमिक सर्वे में खुल के आया है वही माइनॉरिटी ओपिनियन यहाँ पे भी तुमको दिखेगा कि जो भी फूड इन्फ्लेशन है वो डिमांड के वजह से नहीं है, वो सप्लाई साइड प्रॉब्लम के वजह से है। आ रहा है समझ में इतना जो बोल रहे हैं? तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या डिसीजन लिया गया। देखो हाँ, तुम लोग को ना 3 तरीके से देखो किस तरह स्टैंड होता है, जैसे रिपो रेट घटाना बढ़ाना, रिपो रेट को स्टेटस को, रिपो रेट में स्टेटस को मेंटेन करना, ये स्टैंड है RBI का। तो 3 तरह का स्टैंड होता है विद्यार्थी लोग। पहला स्टैंड होता है न्यूट्रल स्टैंड, न्यूट्रल स्टैंड्स, यदि लिखोगे तो बेटर रहेगा ये सब चीज़। न्यूट्रल स्टैंड्स, न्यूट्रल स्टैंड्स का मतलब क्या है कि जिस तरह ज़रूरत है उस हिसाब से रिपो रेट को घटाना या बढ़ाना। लेट से इन्फ्लेशन है, कंट्री में इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन को कम करना है, तो क्या करेंगे? रिपो रेट बढ़ा देंगे। यदि इन्फ्लेशन को कंटेन करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, इन्फ्लेशन ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि पैसा ज़्यादा है इसलिए इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया। तो पैसा लिक्विडिटी को कम करना, लिक्विडिटी कम कैसे किया जा सकता है? रिपो रेट बढ़ा के। तो न्यूट्रल स्टैंस का मतलब है कि जो भी परिस्थिति है उस हिसाब से या तो रिपो रेट बढ़ा देना या रिपो रेट घटा देना। यदि मान लो कि इन्फ्लेशन कम है, इसका मतलब ग्रोथ कम हो रहा है, तो रिपो रेट क्या करेंगे? कम कर देंगे। रिपो रेट कम करेंगे तो बैंक के पास पैसा पहुंच जाएगा, बैंक के पास ज़्यादा लेंडिंग रिसोर्सेस होगा और बैंक ज़्यादा लेंड करेगा सस्ते ब्याज में, तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। तो न्यूट्रल स्टैंस का मतलब है कि या तो रिपो रेट बढ़ाना या रिपो रेट घटाना ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टैंस। हाँ, अकोमोडेटिव स्टैंस क्या होता है? सेकेंड स्टैंस है अकोमोडेटिव स्टैंस। अकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब है कि मार्केट में अकोमोडेट करना, यानी कि रिपो रेट को कम करना। जैसे रिपो रेट कम करेंगे तो मार्केट में अपने आप लिक्विडिटी आ जाएगा स्टूडेंट्स, मार्केट में पैसा आ जाएगा ना, उसको बोलते हैं अकोमोडेटिव स्टैंस। और जो तीसरा जो स्टैंड होता है उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि जो तुम लोग को सेकेंड वाला जो बताया गया अकोमोडेटिव स्टैंस, उसका रिवर्स। तो थर्ड कैटेगरी क्या होगा? विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है या तो रिपो रेट बढ़ा दिए या फिर रिपो रेट सेम रखे। या तो रिपो रेट बढ़ा दिया गया, अच्छा रिपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी को कम करना मार्केट में, या रिपो रेट सेम रख दिए तो उसका मतलब भी सेम है। तो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है या तो रिपो रेट को सेम रखना या फिर रिपो रेट को बढ़ा देना ताकि लिक्विडिटी को कंटेन कर सके, लिक्विडिटी को कम कर सके। क्योंकि यदि भारत में अभी देखो, अच्छा भारत में जो भी है उससे पहले ये जानते हो तुम लोग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI को कहती है कि आपको इन्फ्लेशन 4 ± 2 तक मेंटेन करना, यही मैंडेट दिया गया है RBI को।
सही बात है ना। यदि मान लो कि 3 कंसेक्यूटिव पीरियड, 3 क्वार्टर, कितना एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है। यदि मान लो 3 क्वार्टर लगातार 6 से ऊपर चला जाए, क्योंकि 2 से नीचे जाने का कोई संभावना ही नहीं है भारत में, क्योंकि भारत डेवलपिंग कंट्री है। यदि 6 से ऊपर चला जाए तो लिखित में देना पड़ता है कि कहीं गड़बड़ी हुआ है और इसके लिए क्या क्या हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे आरबीआई को, और इससे पहले हुआ है। अभी देखो बच्चे लोग, अभी 6 नहीं है, अभी 5 के आसपास है। मैं जो सबसे जो आइडियल होता है इन्फ्लेशन वो 4% होता है, मैं अभी भी 5% है। तो आरबीआई का मानना ये है कि 5% से जो हम आइडियल चाहते हैं 4%, वो आने में भी वक्त लगेगा, वो इतना जल्दी स्मूथ ट्रांजिशन होने नहीं जा रहा है। 5 से 4% अभी होने नहीं जा रहा है, इसलिए अभी हमें विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन वाला स्टैंस फॉलो करना होगा, यानी कि रिपो रेट सेम रखना होगा। आ रहा है समझ में? हाँ, मैं जो माइनॉरिटी ओपिनियन है 2 मेंबर का, वो कहते हैं कि नो, जो इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया है कि रिपो रेट कम करना, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन देखो, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, फूड इन्फ्लेशन जानते हो 10-11% है, इनफैक्ट डबल डिजिट में आ गया फूड इन्फ्लेशन। और वो दिख ही रहा है सबको कि अभी सब्जी सब बहुत महंगा हो गया है। मतलब सब्जी जो महंगा हुआ वो डिमांड की वजह से महंगा नहीं हुआ है, वो सप्लाई साइड प्रॉब्लम की वजह से महंगा हुआ है। दूसरी बात है कि सरकार ने कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी पे उतना ध्यान नहीं दिया, सरकार ने लॉजिस्टिक कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यदि सरकार कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था अच्छा से बना देती, यदि सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे काम करती, यदि सरकार लॉजिस्टिक पे काम करती, तो हो सकता था कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम नहीं होता। बट अभी सबको पता है कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम है, इसी वजह से फूड इन्फ्लेशन हो रहा है। फूड इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से नहीं, यानी कि लोगों के पास पैसा उतना नहीं है जितना लग रहा है देख के सीपीआईसी को। क्योंकि आमतौर पे हमारे दिमाग में क्या मान्यता है कि यदि फूड का दाम महंगा हो रहा है तो इसका मतलब लोग के पास ज़्यादा जेब में पैसा है और जिसकी वजह से महंगा हो रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होने से पैसा महंगा होगा, यानी कि इन्फ्लेशन आएगा। तो जब पैसा बहुत ज़्यादा है उसको कंटेन करने के लिए क्या किया गया? रिपो रेट सेम रखा गया, या रिपो रेट ज़्यादा भी रखा जा सकता है। मगर दिस इज़ अ नॉट करेक्ट पिक्चर, ये करेक्ट पिक्चर नहीं है। जानते हो कि मिडिल क्लास वाला जो फैमिली है वो तो बहुत ही ज़्यादा अभी प्रॉब्लम्स में है। जो लेबर क्लास के जो लोग हैं उसके जो रियल वेज है वो तो हम जानते हैं कि 10 साल में या तो स्टैग्नेंट है या घटा है। सही बात है ना? कई दिन से तुम लोग पढ़ के आ रहे हो कि क्या क्या हिसाब किताब है इकोनॉमी में, कहाँ कमी है। तो अब ये सभी बैकग्राउंड के साथ इस एडिटोरियल को समझोगे विद्यार्थी लोग कि परसिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन, यानी कि फूड इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा होने की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेटस को ही मेंटेन किया गया। 4-2 मेजोरिटी से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 2 रेजोल्यूशन पारित किया है, वहाँ पे पास किया है। पहला रेजोल्यूशन क्या है कि पॉलिसी रेट 6.5% ही मेंटेन रहेगा, यानी कि 18th मंथ से स्टूडेंट 18 मंथ से, यानी कि फरवरी 2023 में 6.5% किया गया था। 6.25 से 6.5% फरवरी 2023 में किया गया था। और अभी देखो, अभी तुम्हारा अगस्त है, तो कह सकते हो 18 मंथ तक, यानी कि 9 बार पॉलिसी कमेटी बैठी है। रिजर्व बैंक का जो कमेटी है वो 9 बार बैठी है और 9 बार स्टेटस को मेंटेन किया गया है, क्योंकि 2 महीना में एक बार बैठना है। समझ गए ना? हाँ, तो पहला क्या है, पहला रेजोल्यूशन क्या पास किया गया कि रिपो रेट अनचेंज होगा, यानी कि 6.5% होगा। और दूसरा स्टैंड क्या है कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या? थर्ड वाला स्टैंड। और थर्ड वाला स्टैंड में क्या बताए थे, या तो रिपो रेट सेम रखना है या फिर रिपो रेट बढ़ाना है, ताकि ग्रोथ को वो कंटेन कर सके, लिक्विडिटी जो ज़्यादा हुआ उसको कंटेन कर सके। आया समझ में? देखो वही लिखा गया है कि जो लास्ट जो बढ़ाया गया था 6.25 से 6.5% किया गया था, वो फरवरी 2023 में था। तो 18 मंथ तक, फरवरी 2023 से लेकर अभी तक 18 मंथ में सेमी स्टेटस को ही मेंटेन किया गया। रीज़न क्या है? देखो विद्यार्थी लोग, रीज़न तुम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई जो 4-2 मेजोरिटी से जिन्होंने ये 2 रेजोल्यूशन पास किया है, वो सभी मेंबर्स का ऐसा मानना है कि जो डिसइन्फ्लेशन जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो है। बच्चे लोग डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस बताए थे ना कि इन्फ्लेशन है 6% भी इन्फ्लेशन है, 5% भी इन्फ्लेशन है, 4% भी इन्फ्लेशन है। तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन घटना। तो जानते हो कि 4 + -2
6 सबसे अधिक हो सकता है, और आइडियल क्या है हमारा 4 है, तो 6 से 4 आने में समय लगेगा। खैर अभी तो 5 में हम लोग, 5 से 4 आने में अभी भी वक्त लगेगा, इसलिए विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंस फॉलो किया जा रहा है। आया समझ में? आया ना बच्चे लोग समझ में तुम लोग को? बिल्कुल वही लिखा गया है। स्टेटस को इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूइंग फूड प्राइस शॉक्स विच स्लोड द डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। और स्टडी ग्रोथ अच्छा चल रहा है, इसलिए कंटेन करना है, नीचे करने में समय लगेगा। अभी 5 से 4 अभी तुरंत नहीं आने वाला है, इसलिए विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंसी फॉलो करना है। हाँ, माइनॉरिटी मेंबर जो हैं, 2 मेंबर ने कहा कि नो, न्यूट्रल स्टैंस फॉलो किया जाए, मतलब कम किया जाए, क्योंकि न्यूट्रल स्टैंस में जानते हो ना क्या होता है, या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है देखते हुए। और इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया है वही 2 माइनॉरिटी मेंबर्स ने फॉलो किया, मतलब बोलने का प्रयास किया। हालांकि 4-2 से हुआ तो उसका बात तो फॉलो नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट घटा दीजिए, यानी कि 6.5 से 6.25 कर दीजिए। उसका देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देखिए डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी बहुत ही रेजिलिएंट है, अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है कंट्री में। इन्फ्लेशन मॉडरेट है, बट डिसइन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, यानी कि 5 से 4 तुरंत नहीं होने जा रहा है, वो वक्त लगेगा। और हमारा टारगेट क्या है 4%, इसलिए अभी भी हमारा जो स्टैंड होगा वो स्टेटस को ही रहेगा रिपो रेट में। आया समझ में? हाँ, देखोगे बच्चे लोग इसी चार्ट में देखोगे, थोड़ा जूम करोगे तो तुमको पता चलेगा कि न्यूट्रल स्टैंड पहले फॉलो किया गया था, ऐसा नहीं है। कोविड के टाइम में देखोगे तो रिपो रेट बहुत कम किया गया था, ठीक है, रिपो रेट देख रहे हो ना, रिपो रेट बहुत कम किया। अभी देखो 6.5% है, तो पहले देखोगे वहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कि रिपो रेट बहुत कम किया गया था और अभी बढ़ा दिया गया। देख रहे हो ना, 2 अप्रैल 4 2019 देखोगे तो रिपो रेट तुमको 4% के आसपास दिखेगा, 4 और 4.5% के आसपास दिखेगा, और वो भी लंबा समय तक रहा है। अभी देखोगे 6.5%, ये भी लंबा समय तक लिए रहा, 18 मंथ तक लिए रहा है। आगे देखो तो क्या क्या चीज़ निकल के आया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज से। तो चलो एक चीज़ तो हमने जान लिया कि स्टेटस को मेंटेन करना है रिपो रेट में। अब ब्याज सस्ता नहीं होगा, जैसा चल रहा है 18 मंथ में सेमी ब्याज रहेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा। उसके अतिरिक्त और भी तो बहुत सारे डिसीजन लिए गए। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे से ठीक अलग ओपिनियन रखता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या कहा है यहाँ पे देखिए, फूड जो इन्फ्लेशन है वो ट्रांजिटरी नहीं है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में कहा जा रहा था ना कि ट्रांजिटरी है, कभी स्पाइक होता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, मगर आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा कि देखिए ये ट्रांजिटरी नहीं है, ये परसिस्टेंट है। लंबा समय तक फूड इन्फ्लेशन हुआ है इस कंट्री में, लंबा समय तक महंगाई हुआ है। जब फूड इन्फ्लेशन लंबा समय तक हुआ है और आप बोल रहे हो कि कोर इन्फ्लेशन फॉलो करना, तो यदि कोर इन्फ्लेशन फॉलो करके यदि हम रिपो रेट को चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फूड जो इन्फ्लेशन है वो लंबा समय तक है। कोई भी यदि मान लो कि इकोनॉमी में कोई भी चीज़ यदि कंसिस्टेंट हो और जो हर आदमी को प्रभावित करता हो, यदि उस चीज़ को कंसिडर नहीं करके रिपो रेट में काम किया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसलिए हम CPIC ही फॉलो करेंगे एज अ टूल के रूप में, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन क्या है, ट्रांजिटरी नहीं है, वो परसिस्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं आरबीआई अपनी जगह बहुत सही है इस पॉइंट को लेके, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन तुम देखोगे ओवरऑल देखोगे तो लंबा समय से महंगाई रहा है। पल्सेस देखो तुम लोग, फूड देखो, बाकी जो अन्य फूड जो वेजिटेबल्स देखो, काफ़ी महंगा रहा है। नंबर 1 तो चलो ठीक है, ये हो गया। नंबर 2 क्या डिसीजन लिया है, देखो अब डेलीगेटेड UPI पेमेंट। देखो एग्जांपल देखो, सिंपल बात है, सभी स्टूडेंट जितने क्लास में बैठे हो या जो भी सुन रहे हो इस लेक्चर को, UPI अकाउंट, UPI जो आपका अकाउंट है वो आपका मेन एक बैंक अकाउंट से कनेक्ट रहता है। UPI लिंक जो आपका बैंक अकाउंट से कनेक्ट रहता है, कोई भी बैंक हो सकता है, SBI हो सकता है, IDBI हो सकता है, कुछ भी बैंक हो सकता है, एक UPI है। उसी UPI से पेमेंट करते हो, कहीं पे भी सर्विस ले रहे हो या कहीं पे भी गुड्स ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो UPI से लोगे। अब क्या है यहाँ पे डेलीगेटेड UPI वाला सिस्टम लाया गया। कहने का मतलब क्या कि लेट से एक फादर है जिनका एज 75 ईयर्स और उनके पास UPI वाला व्यवस्था नहीं है, तो वो अपने बेटे का जो UPI है उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक UPI 2 आदमी के लिए भी यूज़ हो सकता है।
प्राइमरी अकाउंट एंड सेकेंडरी अकाउंट। प्राइमरी अकाउंट तो उसी का है जिसका बैंक अकाउंट है, जैसे हम हो गए, हमारे पास यूपीआई है, तो प्राइमरी अकाउंट में मेरा नाम हो जाएगा, और सेकेंडरी अकाउंट में मेरे पिताजी का नाम हो सकता है जिनके पास यूपीआई का व्यवस्था नहीं है। तो इससे क्या होगा बच्चे लोग, इससे क्या होगा कि अभी तक जो लोग वंचित रहे फाइनेंशियल इंक्लूजन से, जो अभी तक लोग वंचित रहे यूपीआई पेमेंट से, वो भी कहीं ना कहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन को समझ पाएंगे। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। मैं कहता हूँ ये अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव थॉट प्रोसेस है, समझ गए। तो वही चीज़ वहाँ बताया गया है कि एक नया फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें प्राइमरी यूज़र को ऑथराइज किया जाएगा कि अनदर इंडिविजुअल्स को भी, अनदर इंडिविजुअल के लिए भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करवा सकता है विदाउट, यानी कि सेपरेट यूपीआई अकाउंट नहीं चाहिए, उसी अकाउंट में उसका भी हो सकता है। तो प्राइमरी यूज़र का तो अपना बैंक अकाउंट होगा, जो सेकेंडरी यूज़र होगा, लेट से उसके फादर हो गया, लेट से उसके कज़न हो गया, समझ गए, तो उसके लिए कोई बैंक अकाउंट दूसरा जोड़ने की जरूरत नहीं, उसी बैंक अकाउंट में हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं डेलीगेटेड यूपीआई पेमेंट। ऐसे क्या है कि पेरेंट्स, स्टूडेंट, जो माइनर लोग हैं, विद्यार्थी लोग, मान लो कि 10 साल का, 15 साल का हो, जिसका 18 साल नहीं हुआ हो, जिसका बैंक अकाउंट ना हो, तो ऐसे बच्चे लोग को भी फ़ायदा हो जाएगा। अब पेरेंट जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको भी बेनिफिट पहुँचेगा। तो आरबीआई गवर्नर ने इस चीज़ के ऊपर कहा है कि देखिए ऐसा होगा कि यदि दो आदमी एक सेम बैंक अकाउंट से यदि पेमेंट करता है तो इससे और ज़्यादा डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा और इससे और ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। बात सही है ना? हाँ। तो ये दूसरा स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि रिपो रेट को एज इट इज़ मेंटेन करना, विड्रॉल अकोमोडेशन, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? डेलीगेटेड यूपीआई पेमेंट। और तीसरा देखो बच्चे लोग, अभी हम लोग यूपीआई जो ट्रांजैक्शन जो करते हैं 1 लाख तक रुपया करते हैं, 1 लाख तक करते हैं। तो इसमें डिसीजन ये लिया गया है कि अब से 1 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख तक खोल दिया गया। 1 लाख से कोई 5 लाख तक करता है तो उसमें क्या होगा? टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स। आफ्टर 1 लाख टू 5 लाख, कोई मान लो कि 2 लाख रुपया ट्रांजैक्शन करता है यूपीआई पेमेंट से, तो उसको उसी हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ब्रैकेट खोल दिया गया, ब्रैकेट को बड़ा कर दिया गया। अभी तक कितना कर रहे थे आप लोग? 1 लाख तक। अब कोई आदमी यदि 1 लाख से 5 लाख के बीच में यदि पेमेंट करना चाहता है तो सब्जेक्ट टू टैक्स। समझे? देखो वहाँ पे क्या लिखा गया है कि ट्रांजैक्शन लिमिट यूपीआई का कितना? 1 लाख रुपया है। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शनल है उसमें, उसको हटा दो। अब डिसाइड किया गया कि ये लिमिट बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा? 1 लाख से 5 लाख तक, बट सब्जेक्ट टू योर टैक्स। It has now decided to enhance the limit for tax payments through UPI from 1 lakh to 5 lakh। आया समझ में ना? ये तीसरा डिसीजन है। क्योंकि देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी केवल रिपो रेट पे ही काम नहीं करती है, जितना भी उनके अंदर आता कार्य उस सब के ऊपर ही बात कर रहे होते। रिपो रेट हमें दिखता है, रिपो रेट तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि रिपो रेट पूरी तरीके से बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित करता है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत कुछ और भी कंक्लूजन कर रहे होते हैं और भी बहुत सारा निष्कर्ष निकाल रहे होते हैं उस मीटिंग में। अब देखो चौथा नंबर, देखो कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन सब लिया गया है विद्यार्थी लोग, समझो। इस बहाने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। अब देखो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्या है? देखो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी आरबीआई के अंदर ही रेगुलेट, यानी कि आरबीआई खुद रेगुलेट करती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। जैसे जानते हो ना, आरबीआई का बहुत सारा सब्सिडी है, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक भी इसका सब्सिडी है ना आरबीआई का। तो सिमिलरली आरबीआई के अंदर बहुत सारा इस तरह का बॉडी सब काम करता है, और एक बॉडी क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। इसका काम क्या है? जैसे मान लो कि एक बैंक किसी को लोन दे रही है, एक बैंक तो जानते हो बैंक का काम ही है लोन देना, तो उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आरबीआई को पहुंचाना 1 महीना में। 1 मंथ में क्या करता था कि ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रिपोर्ट पहुंचाता था आरबीआई को, देखिए कि इतना इतना पैसा इस बैंक ने दिया है। अब कहा गया क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को कि तुमको 1 महीना में नहीं, तुमको एवरी 2 वीक हमें खबर करना है कि बैंक किस तरह लोन दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटेबल बैंक को ज़्यादा बनाने के लिए। और दूसरी बात है कि बैंक में यदि मान लो कि एनपीएस का यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो प्रॉब्लम से पहले वो रिस्क असेसमेंट कर सके। एनपीएस जानते हो ना, 90 दिन से पहले यदि पैसा नहीं आया तो पैसा एनपीएस हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। तो इससे बेटर होगा, रिस्क को समझा जा सकता है शुरू में ही, और जो बोरोवर्स है जिसने पैसा लिया है उसका आप समझ सकते हो कितना देने के लायक है वो, कितना काबिल है वो।
रिस्क असेसमेंट पहले ही पता चल जाएगा। देखो वही चीज़ लिखा है कि आरबीआई ने मैंडेट किया जितने भी लेंडर्स हैं, यानी कि जो बैंक है, बैंक रिपोर्ट करे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को, अब 1 मंथ में नहीं 2 वीक्स में करे, और फिर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी फिर आरबीआई करेगी, क्योंकि आरबीआई के अंदर ही वो काम करती है। तो आरबीआई को इससे पूरे अच्छे तरीके से पता रहेगा कि हो क्या रहा है सभी बैंक्स में, बैंक किस तरह पैसा दे रहा है, किसको दिया, कौन क्या कोलेटरल लेके आया था, कहाँ पे गलती हो रहा है। तो इससे बहुत तेज़ी से आरबीआई, समझ रहे हो ना, आरबीआई बहुत तेज़ी से काम कर सकती है और ये बता सकती है कि देखो ये बोरोवर ये गलत लोन चला गया, इसको नहीं देना चाहिए था, अच्छा ये आपने दिया ये सही दिया। तो रिस्क असेसमेंट जो है वो बहुत अच्छे से हो सकता है इस पर। तो डैट इज़ द केस ऑफ 4th वन। 5th वन देखो, 5th वन क्या है बच्चे लोग, देखो हाँ देखो सब चीज़ समझने वाला है। जैसे लेट से एसबीआई जानते हो, एसबीआई ऑथराइज करता है बहुत सारे डिजिटल पेमेंट ऐप को भी। जैसे अभी देखते हो ना, अभी तो ऐप का ज़माना है, जाओगे प्ले स्टोर में ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, तो डिजिटल पेमेंट ऐप भी मिल जाएगा आपको। तो अलग अलग बैंक क्या करता है कि डिजिटल पेमेंट ऐप को ऑथराइज करता है जहाँ पे लेंडिंग हो रहा है। मगर जानते हो कि अभी साइबर क्राइम का समय है, कोई भी मान लो कि ऑथराइज नहीं किया, अब फिर भी वो लेंडिंग ऐप बन के बैठा हुआ है, ऐसे धांधलीबाजी होने का खुद बहुत चांस रहता है। तो अब आरबीआई डायरेक्ट संज्ञान ले रही है इस चीज़ को कि भले ही एसबीआई ने ऑथराइज़ किया हो, भले ही एसबीआई ने कुछ भी लेंडिंग ऐप को ऑथराइज़ किया हो, बट वो चीज़ आरबीआई के वेबसाइट में भी अब होगा। यानी कि आरबीआई डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहती है ताकि कोई भी साइबर क्राइम ना हो। और अभी तुम लोग देखते होगे कि अभी लगातार आरबीआई से मैसेज आता है कि देखिए धांधलीबाजी हो सकता है, साइबर क्राइम हो सकता है, किसी को पासपोर्ट अपना नहीं बताना है, ये तुमको लगातार मैसेज दिखेगा। तो देखो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है कि आरबीआई क्या करेगी, एक पब्लिक रिपोजिटरी बनाएगी डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस का। यानी कि जितने भी डिजिटल लेंडिंग ऐप्स सब है बच्चे लोग, जो क्लेम करता है कि हमको एसबीआई ऑथराइज़ किया है, जो क्लेम करता है कि हमको आईडीबीआई ऑथराइज़ किया, इसका सभी डेटा बैंक आरबीआई के वेबसाइट में रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, समझे, सभी उसके वेबसाइट में रहेंगे। इससे क्या होगा कि जो डिजिटलाइज लोन शाख बिजनेस, जो डिजिटल वाला लोन बढ़ रहा है, जो डिजिटल लोन बिजनेस जो बढ़ रहा है, उस पर नियंत्रण किया जा सके, समझे। और ये जो रिपोजिटरी है, ये जो आपका डेटा है, इसमें बताया जाएगा कि कोई भी डिजिटल लेंडिंग ऐप से तो उसको ऑथराइज कौन बैंक किया है, क्या सच में एसबीआई ने किया, क्योंकि कई बार तो झूठ मूठ का एसबीआई बोल दिया, अब पता चला कि एसबीआई किया ही नहीं उसको। कई बार तो बोल दिया कि हम आईडीबीआई ऑथराइज़ किया है हमारे लेंडिंग ऐप्स को, पता चला आईडीबीआई किया ही नहीं है। तो मैं ये आरबीआई का वेबसाइट में आपको पता चल जाए कि ये जो डिजिटल ऐप जो क्लेम कर रहा है वो सही है कि नहीं है। और यदि आरबीआई का वेबसाइट में तुमको नहीं मिला वो डिजिटल पेमेंट के डिजिटल ऐप के बारे में, तो इसका मतलब वो उसमें गड़बड़ी है, वो चोरी कर रहा है, वो समझ गए ना। हाँ आगे देखो, अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, 6th वन समझने से पहले बैकग्राउंड समझो। देखो अभी बैंक में हो क्या रहा है, बैंक में देखो बच्चे लोग, बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है, यानी कि जो लोन देने का जो ग्रोथ है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है, वो 16-17% चला गया। मगर जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 9-10% है। तो दोनों के बीच में 6 और 7% का तुमको गैप दिखेगा। नॉर्मल क्या होना चाहिए, नॉर्मल बिल्कुल गैप होना चाहिए, नॉर्मली डिपॉजिट ग्रोथ कम ही होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट ग्रोथ होना चाहिए, बट इतना बड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए। यदि इतना बड़ा गैप हो जाएगा तो फिर कहाँ से चलाएगा बैंक, क्योंकि बैंक को डिपॉजिट भी तो चाहिए ताकि वो बैंक क्रेडिट दे सके। तो अभी बहुत बड़ा गैप है, अभी 6-7% का गैप है। अभी रिसेंट टाइम में हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था, बहुत बड़ा गैप है, 6-7% का गैप है। अब देखो ये गैप को भरने के लिए, अच्छा ये गैप आया कैसे, पहले ये समझते हैं। गैप समझ रहे हो ना, कहने का मतलब क्या है कि अब बैंक में लोग पैसा जमा नहीं कर रहा है जितना बैंक से पैसा लेता है लोग से। और यदि ऐसा हो गया तो फिर बैंक के लिए बहुत ही दिक्कत है कि बैंक पैसा कहाँ से मोबिलाइज करेगी। आखिर ये सिचुएशन आया कैसे, तो अभी हम जानते हैं कि अभी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे शेयर मार्केट हो गया, तो वहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको रिटर्न्स अच्छा मिलता है। इसलिए जो ट्रेडिशनल चैनल है बैंक में डिपॉजिट करने का वो कम हो रहा है, क्योंकि लोगों के बीच में, लोगों को पता है अब कि म्यूचुअल फंड क्या है, लोगों को पता है कि शेयर मार्केट क्या है, तो लोगों के पास जो भी पैसा बचता है लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है विद्यार्थी, जिसके वजह से
डिपॉजिट ग्रोथ बैंक में नहीं हो रहा है। तो आरबीआई यहाँ पे सभी बैंक को निर्देश दे रही है कि आप भी इनोवेटिव गुड्स एंड प्रोडक्ट्स लेके आओ ताकि आप अट्रैक्ट कर सको। अभी आपका पैसा सब म्यूचुअल फंड में चला जा रहा है, आपका पैसा सब शेयर मार्केट में चला जा रहा है, आप भी कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव गुड्स और सर्विस लेके आओ ताकि आप भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको। नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यदि मान लो कि डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रहा है तो बैंक को चाहिए पैसा। अब बैंक पैसा लेती है, जानते हो, शॉर्ट टर्म बैंक के पास देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जानते हो कि एक 1 ईयर से कम वाला कैसे मोबिलाइज करे, इंटर बैंक भी ले सकता है ना। उसमें देखो क्या क्या एग्जांपल दिया गया है। शॉर्ट टर्म नॉन रिटेल डिपॉजिट। अच्छा, शॉर्ट टर्म नॉन रिटेल डिपॉजिट का मतलब क्या होता है विद्यार्थी लोग? देखो, यानी कम वक्त के लिए बल्क डिपॉजिट लेना। कम वक्त के लिए बल्क डिपॉजिट यानी कि लेट से 6 महीना के लिए 1 करोड़ रुपये ले लिए, 1 करोड़ ले लिए, बल्क डिपॉजिट है ये, मगर कम समय के लिए, ताकि उसका जो लिक्विडिटी का जो क्राइसिस है उसको पूरा कर सके, क्योंकि पैसा तो कम है उसके पास और लेंडिंग ज़्यादा देना है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? देखो, इसमें प्रॉब्लम ये होगा विद्यार्थी लोग कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो कम समय के लिए है और बैंक जो पैसा दे रही है वो लॉन्ग टर्म के लिए दे रही है, तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच होने का चांस है कि नहीं है? बताओ तो। ये लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है बैंक में कि आपने जो पैसा जो लिया अपने अंदर जो डिपॉजिट किया वो कुछ मंथ के लिए किया, बट आप जब लोन दे रहे हो, बैंक जब लोन दे रही है कस्टमर को वो लॉन्ग टर्म के लिए दे रही है, तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगा ये, और इससे बैंक को ही नुकसान होगा। तो इसलिए आरबीआई ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रही है बैंक को कि आप भी इनोवेटिव गुड्स और प्रोडक्ट्स लेके आओ, सर्विस लेके आओ, ताकि आप भी अट्रैक्ट कर सको। हाँ, ये लंबा समय तक लिए नहीं चलने जा रहा है तुम्हारा ये शॉर्ट टर्म नॉन रिटेल डिपॉजिट्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है? तो इससे लिक्विडिटी इश्यूज हो सकता है, इससे एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो सकता है। इसलिए फोकस करो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विस लेके आओ ताकि आप लोग भी अट्रैक्ट कर सको, जैसे म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट कर रहा है। समझ गए ना? 7 नंबर देखो, अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे बैंक सब प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे। क्या होता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करने का मतलब? किसी को भी लोन दे रहे हो तो पहले अच्छे से देख के लोन देना है ना, क्या उसके पास कोलेटरल सिक्योरिटी है या नहीं है, क्या उसने जो कोलेटरल सिक्योरिटी दिखाया उस हिसाब से उसको उतना लोन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोन है स्टूडेंट जो बहुत ही रिस्की है, जैसे क्रेडिट कार्ड एडवांसमेंट। क्रेडिट कार्ड का देखते हो ना, लगातार बढ़ते चला जा रहा है ना भारत में क्रेडिट कार्ड एडवांसमेंट, जिसके लिए आरबीआई कई बार बोल चुकी है कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो लोन आप दो, बट देखो कि कोलेटरल किस लेवल पे है, देखो कि यदि रिस्की ज़्यादा है तो मत दो वो चीज़। वही तुम्हारा 7th 1 है। देखो वहाँ पे तो बहुत सारे जो लेंडिंग एंटिटीज़ है, चाहे वो बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे कुछ भी हो, कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकता है, वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। टॉप ऑफ होम लोन्स ऐसे ही दे रहा है बिना कोलेटरल को ठीक से देखे हुए, या कोलेटरल जितना देख रहा है वो उतना उस लेवल पे है ही नहीं कोलेटरल। बहुत सारा पर्सनल लोन दिया जा रहा है जिसमें कोलेटरल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, और रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, कितना रिस्क होना चाहिए उस हिसाब से फॉलो नहीं किया जाता। इसलिए आरबीआई ने कहा कि फॉलो प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो देखो इतना कुछ बच्चे लोग निकल के आया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, तो केवल रिपो रेट तक ही बात नहीं था। याद कराओ क्या क्या चर्चा की है हम लोग इस क्लास में। फर्स्ट चर्चा की है हम लोग रिपो रेट, हाँ, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन अनचेंज होगा स्टेटस को। दूसरा डेलीगेटेड यूपीआई ट्रांजैक्शन। दूसरा तीसरा क्या है तुम्हारा उसी संबंधित कि यूपीआई जो पेमेंट होगा आप 1 लाख से 5 लाख तक सब्जेक्ट टू टैक्स। उसके बाद सिविल, जो आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है वो आप 2 वीक्स में इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें कि जितने भी डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस का जो डेटा होगा वो आरबीआई के वेबसाइट में ही मिलेगा। करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हाँ, कि हाँ बिल्कुल जो डिपॉजिट ग्रोथ का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉर्ट आउट करें बैंक सब। एंड लास्ट 1 क्या देखें कि जो भी बिना सोचे समझे जो पैसा दिया जा रहा है बैंक के द्वारा, लोन दिया जा रहा है, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। तो ये 7 चीज़ निकल के आया है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से। आया समझ में ठीक से? हाँ, चलो समझो आगे देखते हैं। IGST on Infosys. Policy makers must have control over what the tax bureaucracy does.
अब समझ में आएगा, बहुत बड़ा ये समझने वाला एडिटोरियल है ये भी। जिस तरह हम लोग फर्स्ट समझे ना, उसी तरह ये भी समझने वाला चीज़ है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो बच्चे लोग क्या है, तो इससे पहले सिंपल भाषा समझते हैं कि टैक्स लगता कैसे है। देखो IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो जीएसटी 3 टाइप का होता है विद्यार्थी लोग। जीएसटी आर्किटेक्चर देखो 3 टाइप का होता है, एक स्टेट जीएसटी भी होता है, एक सेंट्रल जीएसटी भी होता है, और एक आईजीएसटी होता है। बढ़िया सुनना है, क्लास ही में रहना है, बढ़िया सुनो। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस पे लगता है? यदि मान लो कि बाहर से कोई भी गुड्स आ रहा है, बाहर से, बाहर का मतलब क्या है? कंट्री से बाहर मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट का बाहर से बात नहीं कर रहा हूँ। यदि कंट्री से बाहर से कोई भी गुड्स आ रहा है, कोई भी सर्विस आ रहा है, तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी कौन उठाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर शेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी उठाने का किसका जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, ये जीएसटी आर्किटेक्चर में लिखा गया है। अब यहाँ समझो विद्यार्थी लोग, अब तुमको समझना है रिवर्स मैकेनिज्म। हाँ, रिवर्स चार्ज तुमको समझना है। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है? अंडर रिवर्स चार्ज। हाँ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो सिंपल भाषा में समझो विद्यार्थी लोग, सिंपल भाषा में समझो। लेट्स से अभी तो मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ फिजिकली, अभी मेरा डिजिटली भी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी मेरा यूट्यूब पे अपलोड होगा। ठीक है, अभी जानते हो कि अभी का ज़माना ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन का भी है। कोई भी एक ऐप ले लो, चलो किसी का नाम नहीं बोलना चाहते, किसी को हम प्रचार नहीं करना चाहते। लेट्स से एक्स तुम्हारा क्या है? एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टीचिंग का। एक्स कंपनी, जैसे बैजू टाइप का होता है ना, जैसे एक्स कोई कंपनी है जिसने क्या किया, आपको दे रहा है, सर्विस दे रहा है। मैं भी सर्विस दे रहा हूँ, वो भी सर्विस दे रहा है डिजिटली, और 1 साल में आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, 10,000 रुपये लग रहा है। सही बात है, ऐसा बहुत सारा ऐप है ना, 1 साल का 10,000 रुपये ले रहा है आपसे। तो जब आप 10,000 रुपये पे कर रहे हो, तो जीएसटी 18%, लेट से जीएसटी 18% लग रहा है उसके ऊपर। तो 18% लेट से 10,000 का 1,500 हुआ। तो 10,000 का जो 1,500 हुआ, तो 8,500 तो वो एक्स कंपनी को मिल रहा है, और 1,500 कहाँ जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। मत तुमने क्या किया कि 10,000 में तुम सरकार को 1 रुपया भी नहीं दिए, तुम 10,000 तुमने एक्स कंपनी को ही दिया है जहाँ से तुम सर्विस ले रहे हो। और एक्स कंपनी क्या है कि 8,500 रुपया रख रहा है अपना, और 1,500 क्या कर रहा है? वो दे रहा है किसको? गवर्नमेंट अथॉरिटी को, क्योंकि जीएसटी उतना लगता है। अच्छा, इमेजिन करो एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे 10,000 रुपये तुमको लग रहा है टीचिंग सर्विस में, मगर तुम 8,500 दे रहे हो एक्स कंपनी को, और तुम 1,500 डायरेक्ट सरकार को दे रहे हो। तो ये जो तरीका है, इसी को बोलते हैं रिवर्स, हाँ, मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज इसी को बोलते हैं, कि जहाँ पे जो सर्विस गेनर है या जो प्रोडक्ट गेनर जिसको मिल रहा है, वो डायरेक्ट अथॉरिटी को पेमेंट कर रहा है। दैट इज द केस ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसको कहते हैं। चलो, ये तो मैंने लूजली समझा है कि जीएसटी में किस तरह रिवर्स चार्जिंग होता है। अब देखो एक इमेजिन ए सिचुएशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डोमेस्टिक, इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है और जो इंटरनेशनल मार्केट है। लेट से भारत में बहुत सारा कंपनी है, बच्चे लोग समझते जाना है। कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए ने कंपनी बी को प्रोडक्ट बेचा, कंपनी ए ने कंपनी बी को प्रोडक्ट बेचा, तो कंपनी ए को पैसा मिलेगा। तो कंपनी ए को जब पैसा मिलेगा तो वही टैक्स देगा किसको? सरकार को। सही बात है, ये नॉर्मल जीएसटी है। समझ में आ रहा है? कंपनी ए और कंपनी बी है। कंपनी ए ने कुछ अपना प्रोडक्ट बेचा या सर्विस बेचा, और कंपनी बी से कंपनी ए को पेमेंट मिल रहा है। तो कंपनी ए को पेमेंट मिलेगा तो उसका कुछ जीएसटी जाएगा। ये नॉर्मल है, ऐसा ही करता है। मगर इमेजिन ए सिचुएशन कि एक कंपनी चाइना का है और एक कंपनी भारत का है। तो चाइना वाला कंपनी या तो गुड्स दे रहा है या सर्विस दे रहा है। गुड्स दे रहा है, सर्विस दे रहा है। अब पैसा कौन कमा रहा है? चाइना वाला कंपनी। मगर चाइना वाला कंपनी चूंकि इंडिया में नहीं है, वो बाहर है, तो वो तो सरकार को पैसा नहीं देगी। तो सरकार को पैसा कौन देगी? जो इंडिया में जो कंपनी पैसा, जो सामान खरीद रही है चाइनीज़ कंपनी से, कंपनी बी जो कि इंडिया में है वो रिसीव कर रही है ना, तो वो पेमेंट देगी। तो वही तो रिवर्स चार्ज है, दैट इज द रिवर्स चार्ज।
डोमेस्टिक के अंदर कभी भी रिवर्स चार्ज नहीं होता, मगर जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का बात हो तो रिवर्स चार्ज होगा। क्योंकि जो इंडिया में जो कंपनी बी है उसने क्या किया, सर्विस और गुड्स रिसीव किया चाइना कंपनी से, तो चाइनीज़ कंपनी क्यों जीएसटी देगा? वो तो इंडिया आर्किटेक्चर में आता ही नहीं है, वो क्यों देगा जीएसटी हमें? तो जीएसटी किसको देना पड़ेगा? हाँ, जो सर्विस गेनर है या जो गुड्स गेनर है। आया समझ में? जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिए थे ना कि लेट से आप एक ऐप को सब्सक्राइब किए हो, तो नॉर्मली क्या है कि जो ऐप प्रोवाइडर है, जो सर्विस दे रहा है, वही जीएसटी दे रहा है 15%। और रिवर्स मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि तुम जो सर्विस ले रहे हो तुम दे रहे हो, यू आर गेनर ऑफ द सर्विस, तुम जीएसटी पे कर रहे हो 15%, तुम 1500 रुपये, सॉरी 18%, यानी कि तुम 1500 रुपये दे रहे हो। तो रिवर्स मैकेनिज्म हुआ ना। जब इंटरनेशनल मार्केट का बात आएगा, जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का बात आएगा, तो बाहर का कंपनी कभी भी जीएसटी नहीं देती है। जो गेनर है गुड्स और सर्विस का, वही क्या करती है, टैक्स देती है। तो रिवर्स मैकेनिज्म समझ में आया ना? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या है? अब देखो इन्फोसिस का भी इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। अब मैं समझाता हूँ तुमको, लेमन टर्म में समझाता हूँ, उसके बाद फिर टेक्निकल चीज़ समझा। ये समझ में आ गया ना रिवर्स मैकेनिज्म? अब हुआ क्या, देखो इन्फोसिस बहुत बड़ा कंपनी है भारत का, जानते हो। हाँ, आईटी बहुत बड़ा कंपनी है भारत का। अब इसका एक ब्रांच ऑफिस आयरलैंड में भी है, आयरलैंड में भी इसका ब्रांच ऑफिस है। अब इसने क्या किया, देखो इसने अब चूंकि उसको मेंटेन करना है अपना, इसका जो ब्रांच ऑफिस इसका पूरा वर्ल्ड में ही, इन्फोसिस तो बहुत बड़ा कंपनी है, बाहर भी इसका है। जैसे टाटा भी बहुत बड़ा कंपनी है, टाटा देखते हो इंग्लैंड में भी है, बहुत सारा कंट्री में है। तो इन्फोसिस जो आईटी सेक्टर का कंपनी है, ये अपना ब्रांच जो ऑफिस है इसका कहाँ पे, आयरलैंड में, तो उसके लिए पैसा देगा ये मेंटेन करने के लिए। तो अब यहाँ पे नोटिस गया है कि आप जो पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब आपको सर्विस मिल रहा है वहाँ से, तो जो आपको सर्विस मिल रहा है, यू हैव टू पे रिवर्स चार्ज, एंड 32,000 का नोटिस भेज दिया। तो ये फिर उसके बाद इन्फोसिस ने कहा कि ये तो गलत बात है, रिवर्स मैकेनिज्म हो ही नहीं सकता हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा वो ब्रांच है, हम ब्रांच में दे ही सकते हैं, उसके लिए लॉ है, उसके लिए जीएसटी में ये प्रोविजंस है कि रिवर्स मैकेनिज्म नहीं लग सकता है। तो उसके वजह से कन्फ्लिक्ट हो गया, उसके वजह से डिबेट हो गया भारत में, और वो भी 2018 से लेकर 2022 तक। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि इतना दिन तक कर क्या रहे थे, इतना दिन से पहले नोटिस क्यों नहीं भेजे आप? कुछ समझ में आया चीज़? हाँ, तो बहुत ही टेक्निकल चीज़ है ये अंदर। और नैस्कम हो या जो क्रिटिक्स हो, जो इकोनॉमिक्स हो, इसने बहुत ही बुरा कहा है कि ऐसा सरकार को गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स टेररिज्म है। यदि इस तरह एग्जाम्पल यदि सरकार सेट करती है, तो आने वाले समय में जो फॉरेन कंपनीज है वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, बाहर से निकल के चली जाएगी वो। तो चलो ठीक है, अब समझो, एक एक चीज़ समझाते। देखो यहाँ पे, देखो समझो, क्या समझते हो कि अभी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने क्या नोटिस भेजा है इन्फोसिस को? तो समझो बच्चे लोग यहाँ पे कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है, जिसको DGGI कहते हैं, उसने नोटिस भेजा कि जो आईटी में जो इन्फोसिस है उसने टैक्स का चोरी किया है, टैक्स इवेजन किया। कितना का? 32,400 करोड़ का। और वो सर्विस लिया वहाँ से और यहाँ से पेमेंट किया है, ओवरसीज ब्रांचेस, वही आयरलैंड का एक ब्रांचेस। क्योंकि रिवर्स मैकेनिज्म कब लगता है विद्यार्थी लोग? जब हमें कुछ मिल रहा हो, हम पेमेंट कर रहे हो, कुछ मिल रहा हो, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल। तो DGGI ने इस तरह का नोटिस भेजा है इन्फोसिस के जो मालिक है उनको, और रिपोर्ट में कहा गया कि यस, इन्फोसिस को जीएसटी पेमेंट करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझे? और किस पीरियड का बात किया गया? फाइनेंशियल ईयर 18 to 22। आ रहा है समझ में? खोपड़ी में आ रहा है कुछ समझ में? अच्छे से वहाँ में समझते जाओ। वहाँ पे ये मुद्दा कितना लंबा मुद्दा रहा है न्यूज़ में। हम इसमें कहा कि देखिए, इंडिया और आउटसाइड सर्विस और पैसा का ट्रांजैक्शन हो रहा है। सही बात है ना? जब पैसा और सर्विस का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है इन्फोसिस को पेमेंट करना चाहिए, समझे ना? तो वही DGI क्लेम्स दैट द कॉन्स्टिट्यूंट इंपोर्ट ऑफ सर्विस वेयर इन सप्लायर इज लोकेटेड, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भारत से बाहर है, आयरलैंड में इसका ब्रांच है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और इन्फोसिस जो मेन ब्रांच है बेंगलोर में, वो क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है। तो जाहिर सी बात है लगेगा ही लगेगा टैक्स। तो वही RCM का मतलब क्या है मैं बता चुका हूँ तुम लोग को, कि सर्विस प्रोवाइडर यदि आपको कोई भी सर्विस दिया, आपको कोई भी गुड्स दिया, तो उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ता है सरकार को।
ठीक है, ये इंटरनेशनल और जब नेशनल ट्रांजैक्शन होता है तब की बात है। यदि डोमेस्टिक प्रोडक्शन है तो कोई बात नहीं, जो सर्विस प्रोवाइडर है वही जीएसटी दे देगा। मगर यदि आउटसाइड इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का बात हो तो जो सर्विस गेनर है, जो गुड्स गेनर है, उसको पे करना पड़ता है। यहाँ पे देखो, तो सबसे बड़ी बात है कि ये 32,400 करोड़ का रकम आया कैसे। देखो, तो जो टैक्स अथॉरिटी है, वही जीएसटी टैक्स अथॉरिटी, उन्होंने कहा है कि देखिए इन्फोसिस ने इतना पेमेंट किया है अपने जो हेड ऑफिसेस है ओवरसीज़ में, वही आयरलैंड सब में इतना किया है, ये किया है तभी उसको सर्विस मिला है। तो जाहिर सी बात है इतना रकम बनता है, और ये 18 से लेकर 22 तक का बात है। ओवरसीज़ ब्रांच ने देखो, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब क्या कि आईटी सब वहाँ पे भी काम चल रहा होगा, वहाँ के स्टाफ भारत में आ रहे होंगे, वो भी कार्य कर रहे होंगे, तो इसलिए इतना बनता है। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आईजीएसटी का सेक्शन 8। ये सेक्शन 8 सबसे विवादित चीज़ है। आईजीएसटी का जो सेक्शन 8 है वो क्या कहता है बच्चे लोग, बढ़िया सुनना। वो कहता है कि जो ब्रांच ऑफिस है वो भी एक डिस्टिंक्ट पर्सन है। ब्रांच ऑफिस क्या है, वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, यानी कि मेन ब्रांच हो गया बेंगलोर में, इसका दूसरा ब्रांच कहाँ पे है, रीजनल ब्रांच, दूसरा जो ब्रांच है कह सकते हो सब ब्रांच, यानी कि पेरेंट कंपनी तो भारत में है, इसका सब्सिडरी आयरलैंड में है। तो आयरलैंड में जो इसका सब्सिडरी हो वो भी एक डिस्टिंक्ट पर्सन है। पर्सन का मतलब आदमी नहीं, वो डिस्टिंक्ट एक एंटिटी है। प्रॉब्लम सबसे वही है, सेक्शन 8 ही सबसे बड़ा डिबेटेबल इशू है। इस सेक्शन को तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए एज पर द एक्सपर्ट। क्योंकि जब आप रीजनल ऑफिस को, रीजनल ऑफिस बोलना गलत बात होगा, जब आप सब्सिडरी को भी एक डिस्टिंक्ट पर्सन मान के चल रहे हो तो जाहिर सी बात है दो अलग एंटिटी हो जाएगा। फिर फिर लेन देन हो रहा है, जब लेन देन हो रहा है तो जाहिर सी बात है रिवर्स मैकेनिज्म तो लगेगा ही लगेगा। तो कहने का मतलब जो सबसे बड़ा जो विवादित जो सेक्शन है वो सेक्शन 8 है आईजीएसटी का। ये क्लॉज हट जाना चाहिए वहाँ से, उसको डिस्टिंक्ट पर्सन मत मानो। एज ए रिजल्ट क्या हुआ देखो, जितने भी ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हुए इन्फोसिस से दूसरे ब्रांच में, वो आयरलैंड सब में, तो वो जाहिर सी बात है रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट करेगा ही करेगा और देना पड़ेगा इन्फोसिस को एज पर द सेक्शन 8 ऑफ द आईजीएसटी। तो इन्फोसिस का क्या स्टैंड है, जाहिर सी बात है इतना नोटिस 32,400 करोड़ बहुत बड़ा रकम है ना, ये बहुत बड़ा रकम है बाबू। 1 करोड़ भी मिल जाए तो हम लोग नहीं मज़े में रहेंगे। इतना ज़्यादा पैसा तो स्टैंड तो लेगा ही इन्फोसिस। इन्फोसिस ने क्या बोला, देखो इन्फोसिस ने कहा है, अच्छा इन्फोसिस ने जो भी कहा है उससे पहले हम लोग समझते हैं बात को। देखो बच्चे लोग जानते हो, कोई भी गुड्स और सर्विस भारत से जो एक्सपोर्ट होता है तो उस पर पैसा नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है, याद करना, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट में ही वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो हम लोग जानते हैं। जैसे जानते हो जीएसटी आर्किटेक्चर के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। जैसे मान लो कि आज जिस क्लास में तुम लोग बैठे हो चेयर पे, तो चेयर बनने में बहुत सारा इनपुट लगा ना, तो इनपुट पे टैक्स सरकार को दिया आता है। जैसे आउटपुट बन गया, जैसे चेयर बन गया तो रिबेट हो जाता है उस पर, उसी में कंपनसेट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सामान बन रहा है ताकि वो एक्सपोर्ट हो सके तो पूरा रिबेट हो जाता है, एक भी पैसा टैक्स पे करना नहीं पड़ता है एक्सपोर्ट के ऊपर। तो इन्फोसिस कहता है कि देखिए अच्छा ठीक है, हमने क्या किया, सर्विस वो किया, हमने ट्रेड किया, चलिए सर्विस ट्रेड किया, तो एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विस पे तो लगता ही नहीं लगता है, तो कैसे हमको 32,000 आप लगवा देंगे। ये बात सही है इन्फोसिस का, बात समझ रहे हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, कंपनी ने कहा है कि रेगुलेशन के हिसाब से कि जीएसटी नहीं लग सकता है इस पे। इसने कहा है कि जो CBITC जो सर्कुलर है, एक जो सर्कुलर है वो कहता है कि कोई भी सर्विस यदि ओवरसी ब्रांच प्रोवाइड करे यहाँ पेरेंट कंपनी को जो कि भारत में है, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लग सकता है। इस तरह का सर्कुलर है CBITCS में। जब ये सर्कुलर पहले से प्रेजेंट है और हमें सर्विस मिल रहा है अपना ही सब्सिडरी अलायंस अपना ही सब्सिडरी एंटिटी से, तो क्यों टैक्स देंगे हम। ये तो है CBITC का सर्कुलर में जारी है ये, और CBITC का मतलब होता है वही बाबू, टैक्स से रिलेटेड ही तुम्हारा अथॉरिटी है वो भी। नंबर 1, ये सर्कुलर जून 26 को जारी हुआ था और उसमें कहा गया था इसमें कि कोई भी फॉरेन एफिलिएट हो और रिलेटेड डोमेस्टिक एंटिटी हो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा उसके ऊपर। कोई भी सर्विस का आदान प्रदान हो रहा है तो कभी टैक्सेबल नहीं होगा। तो एक तरफ ये भी लॉ है, एक तरफ ये भी सर्कुलर है, और एक तरफ तुम्हारा सेक्शन 8 है। आ रहा है देखो दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी।
इन्फोसिस ने कहा है कि देखिए जीएसटी, चलिए ठीक है, जीएसटी पेमेंट हम कर भी दिए तो कोई बात नहीं, रिफंडेबल है वो। कोई भी आईटी एक्सपोर्ट करेंगे हम बाहर तो रिफंडेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब से वो भी रिफंड हो जाएगा। चलिए आप सीबीआईटीसी का बात नहीं मानते, तो कोई भी चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, जो हम बेचते हैं, सिंपल बात, देखो आईटी सेक्टर ऐसे नहीं चलता है विद्यार्थी लोग, समझो यहाँ पे आईटी कैसे चलता है। कंट्री में जब आईटी का काम चल रहा है तो उसका तो बाहर भी रहेगा, लोग सब एक से एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाहर भी रहेगा, वो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे आयरलैंड से सर्विस बना कुछ, फिर इंडिया में आएगा, पेमेंट यहाँ जाएगा, फिर इंडिया से फिर तुम्हारा जाएगा इंग्लैंड में, फिर इंडिया से फिर ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, फिर इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स में जाएगा। तो जो चेन सिस्टम है, जो नेटवर्क है आईटी का, बहुत ही डिफरेंट है एज कंपेयर टू गुड्स। तो आप कैसे लगा सकते हो टैक्स? इसका नेटवर्क ही अलग है, इसका डिफरेंट है। और लगा भी रहे हो तो हम फिर जब बेच रहे हैं, कोई भी एक्सपोर्ट करे, क्योंकि बाहर से सामान जो आ रहा है वो एक्सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। आयरलैंड ने कोई सर्विस दिया जिसके लिए हम पेमेंट दिए, वो सर्विस फिर इंडिया में आया, फिर इंडिया से बाहर बिकेगा वो, तो उस पर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ही ना जी, उस पर कैसे टैक्स लग जाएगा? क्योंकि वो सामान तो आफ्टर ऑल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये इन्फोसिस का कहना है। देखो, तो इन्फोसिस ने कहा है कि जितने भी जीएसटी ड्यूज था वो मैंने दे दिया, और सेंट्रल और स्टेट का लॉज है उसको फॉलो करके दिया है, उसमें कोई शक नहीं है। जितना भी टैक्स बनता हम दे दिए। ये जो 32,400 का जो आया है, ये टैक्स टेररिज्म है, ये बिल्कुल पेमेंट नहीं बनता है, ये हम नहीं कर सकते, ये गलत है पेमेंट ये। तो नेस्कॉम ने, देखो नेस्कॉम जानते हो तुम लोग, नेस्कॉम ने ये भी कहा कि क्या है ये, टैक्स अथॉरिटी को पता भी नहीं है कि कैसे बेसिक ऑपरेटिंग मॉडल होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अलग होता है। और देखो, जैसे देखो ना, अभी आउटसोर्सिंग करता है कि नहीं करता, यूनाइटेड स्टेट देखो यहाँ पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बना दिया, यहाँ पे काम कर रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, उसका नेटवर्क डिफरेंट है। हाँ, IGST लगा रहे हो, ये तो नो सेंस है, जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए, जबकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है उसको, तो फिर IGST का क्या बात हुआ यहाँ पे? गलत है। तो कंपनी को लगता है कि इस तरह का, बताओ ट्रांजैक्शन जो किए हैं, तो ट्रांजैक्शन जो किए तो हमारा कंपनी हमको ही सर्विस दिया है, तो इसमें किस तरह का IGST लगेगा? ये तो मेरा अपना सब्सिडी है बस। बट टैक्स अथॉरिटी को लगता है नो, आपका सब्सिडी भी एक डिस्टिंक्ट पर्सन है, सेक्शन 8। तो क्या होना चाहिए बच्चे लोग, कायदे से वो सेक्शन 8 में परिवर्तन होना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। आगे देखो, तो कुछ कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन है। देखो अनआंसर्ड क्वेश्चन यही है कि सबसे बड़ी बात है कि इतना लेट क्यों 2018 से 2022 तक जोड़े? इतना दिन तक क्या कर रहे थे तुम? इतना तक चुप क्यों बैठे थे? क्या तुमको डर था विजिलेंस तुम्हारे पास आ जाएगा, वो देखेगा, इसलिए तुम जल्दी से नोटिस भेज दिए इन्फोसिस को? क्योंकि तुमको भी हो सकता है डर होगा कि आ जाएगा, तुमके ऊपर रेड करेगा, तो तुमने बहुत जल्दी नोटिस भेज दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि तुम इंतजार कर रहे थे कि इन्फोसिस क्या बोलेगा, उसके बाद तुम रिएक्ट करते। तो बहुत तरह का अनआंसर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। ये अपने आप में आयरोनिकल थिंग है, ये अपने आप में विडंबना की बात है कि जीएसटी आया था टैक्स को सिंपल करने के लिए, जीएसटी आया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जीएसटी आया था तुम्हारा सिंप्लीफाइड टैक्सेशन के लिए, बताओ। और ये अपना ही डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है। तो कायदे से जो DGGI है उसको अमेंड करना चाहिए सेक्शन 8 सब, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर हो सके और इस तरह का फालतू जो क्लेम है आगे ना हो सके, क्योंकि इससे छवि खराब होगा देश का। आज चलो इन्फोसिस हमारा कंपनी है, वो तो छोड़ के नहीं जा सकता है, हमारा भारत कंपनी है। मान लो कि फॉरेन कंपनी के ऊपर ऐसा होता तो छोड़ के चला जाता, एप्पल के साथ हो जाता तो छोड़ के चला जाता। तो ये ठीक नहीं है। एक भी इस तरह का जो झटका है, एक तरह का भी इस तरह का स्टेप है, पूरा बर्बाद कर सकता है इकोनॉमिक को। देखो आगे क्रिटिक्स क्या कहते हैं, वही तो बोलते हैं क्रिटिक्स कि टैक्स रिफॉर्म्स आपकी है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए और प्रिडिक्टिबिलिटी के लिए, कि पॉलिसी आपका प्रिडिक्टेबल हो और ऐसा हो रहा हो जहाँ कन्फ्यूजन हो, जहाँ कंसर्न हो, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो, वो ठीक नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट को बिल्कुल बचना चाहिए इस सब चीज़ से। एक तरफ सरकार बोलती है कि टैक्स टेररिज्म नहीं होगा, तो ये टैक्स टेररिज्म ही तो है। टैक्स टेररिज्म नहीं होना चाहिए, टैक्स इस तरह नहीं लगाना चाहिए, ये गलत चीज़ है। एक तरफ सरकार बोलती है कि जीएसटी ये सब चीज़ को ख़त्म कर देगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा, सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सिस्टम होगा, तो एक तरफ टैक्स टेररिज्म हो रहा है। तो पॉलिसी मेकर को ना बच्चे लोग, हाँ पॉलिसी मेकर तो लिख तो देता है, मगर टैक्स जो अथॉरिटी है जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको कन्फ्यूज़न है, समझे। तो जब तक जीएसटी रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक जीएसटी सिंप्लीफाइड नहीं होगा,
इस तरह के छोटे छोटे चीज़ भी बहुत बड़ा निगेटिव असर कर सकता है हमारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को, हमारे कंट्री को। तो टैक्स ऑफिस को भी अकाउंटेबल होना चाहिए, और बिल्कुल, और जो इन्वेस्टर है, स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको डर नहीं होना चाहिए। यदि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया और इस तरह का शो कास्ट नोटिस यदि उसके घर में भी पहुंचता है, उसके दफ्तर में पहुंचता है, तो इससे एक निगेटिव छवि बनेगा भारत के लिए। तो बचना चाहिए ये सब चीज़ से। कंप्लीटेड, समझ में आ गया ना? हाँ, देखो, इंडिया इज नाउ फेसिंग द डबल बर्डन ऑफ अंडर नरिशमेंट एंड ओबेसिटी। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। मामला देखो क्या है, ये दोनों ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अंडर नरिशमेंट और हंगर का प्रॉब्लम तो है ही, मैं पहले कंपेयर में थोड़ा घटा है। मैं एक जो नया प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा है वो ओबेसिटी है। लोग कुछ से कुछ खा रहे हैं। और हाँ, मैं जब लोग का बात कर रहा हूँ तो मैं हर तबके का लोग का बात कर रहा हूँ, वो चिल्ड्रन हो, एडल्ट हो, सभी लोग का जो तरीका है खाने का वो गलत है। यहाँ पे समझो, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जानते हो कि यूनाइटेड नेशंस का ही है, उसने अभी एक रिपोर्ट जारी किया है और उसमें बताया है कि देखो उसमें फूड इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन के बारे में बताया है, और कहा है कि देखो दुनिया में ग्लोबल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वही इजराइल हमास, रसिया यूक्रेन, रेड सी में क्या हो रहा है, तो इसके वजह से एक प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज अपना ही एक प्रॉब्लम है, और इकोनॉमिक स्लो डाउन जो कि कोविड के बाद हुआ है। तो ये 3-4 वजह से बहुत ज़्यादा ही माल न्यूट्रिशन पे और फूड इनसिक्योरिटी पे फ़र्क पड़ रहा है। हम जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन एक तरह से व्हीट बास्केट रहा है दुनिया के लिए, व्हीट बास्केट, और वहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ तो डायरेक्ट असर पड़ा ना अफ्रीकन कंट्रीज़ पे। हाँ, और क्लाइमेट चेंज भी अपने आप में देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से देखो इस बार हमारा कंट्री में खुद फूड इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है। तो क्लाइमेट चेंज तो हर जगह ही प्रभावित कर रहा है, समझे? हाँ, वही ग्लोबल सप्लाई डिस्रप्शन भी, क्योंकि ये वार वगैरह की वजह से। अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, यहाँ पे समझने वाला चीज़ ये है कि 2022 और 23 का देखोगे तो अभी हंगर और अंडर नरिशमेंट कितना है? 14%। 13.7 का मतलब 14% है। 2004 और 6 में कितना था, यानी कि 20 साल पहले कितना था? ये 24% था। तो हम कह सकते हैं कि 10% घटा है। ये रिमार्केबल अचीवमेंट है भारत के लिए, बहुत तगड़ा अचीवमेंट है कि 10% घटा है। पहले कितने लोग हंगर और अंडर नरिशमेंट का शिकार थे? तो 24% थे 2004 और 6 में। आ रहा है समझ में बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं? और अभी लेटेस्ट देखोगे, हाँ 2020 और 22 का नहीं बोल रहा हूँ, 2020 और 22 थोड़ा पुराना हो गया है। अभी लेटेस्ट देखते हैं 2021 और 23 का, तो कितना? 14% है। यानी कहने का मतलब 9 to 10% घटा है विद्यार्थी लोग। हाँ चलो, ये बहुत अच्छा। तो वही बोल रहा है कि ये इंडिया का प्रोग्रेस दिखता है कि जहाँ दुनिया में है, या तो पूरा दुनिया में या तो कांस्टेंट है या फिर तेज़ी से बढ़ रहा है, और उस बीच में इंडिया हंगर और अंडर नरिशमेंट का जो रेशियो वो कम हो गया है। तो भारत ने बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। सरकार को भी श्रेय जाता है, सरकार का पीडीएस को जाता है, सरकार का बहुत सारा पोषण 2.0 को भी जाता है, ठीक है, सरकार को बहुत ज़्यादा जाता है क्रेडिट। देखो हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जानते हो कितना गोल है? 17 गोल है ना स्टूडेंट। 17 गोल में एक गोल है कि 0 हंगर बाय 2030। एक गोल है कि 2030 तक कोई भी दुनिया में भूखा नहीं रहे आदमी। मत जान के हैरान हो जाओगे तुम लोग कि 2030 तक भी कम से कम 60 करोड़ आबादी पूरा वर्ल्ड का भूखा रहने वाला है। 582 मिलियन, 60 करोड़ है वो, 60 करोड़ आबादी वो अंडर नरिश रहने वाला है। तो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये पर्टिकुलर जो गोल है कि 0 कर देना है 2030 तक, ये तो होने वाला है ही नहीं। समझ पा रहे हो ना? हाँ, मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर भी देता हूँ। नीति आयोग क्या बोलता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे भारत में, कंपटेटिव वाला वो लेके, कंपटेटिव होता है ना जी, बहुत सारा स्टेट और स्टेट का कंपेयर किया जाता है कि इतना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम हुआ है। तो यहाँ तो नीति आयोग बहुत ही रोजी पिक्चर दिखाता है भारत का, मगर जब देखोगे वर्ल्ड लेवल पे जो बना रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो बताता है कि भारत का स्थिति अभी भी खराब है। जानोगे, करंट अफेयर्स में पढ़ोगे तुम लोग, तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन है यहाँ पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 0 होना चाहिए था, स्पेशली हंगर 0 हो जाना चाहिए 2030 तक, मगर देखो 60 करोड़ आबादी अभी भी हंगर से अंडर नरिशमेंट का सामना करेंगे।
यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग, हाँ, जहाँ तक सवाल है भारत का, तो भारत ने लाउडेबल काम किया है, बहुत सुंदर काम किया है, चाहे वो स्टंटिंग हो, वेस्टिंग हो और तुम्हारा अंडरवेट हो, ये सभी चीज़ पे भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। और सभी क्या है, इंडिकेशन है माल नरिशमेंट का। देखो चाहे अंडर नरिशमेंट हो या वही अंडर न्यूट्रिशन हो या ओवर न्यूट्रिशन हो, दोनों ही एग्जाम्पल है माल न्यूट्रिशन का। कम खाना भी माल न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, ज़्यादा खाना भी माल न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, हम जानते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखो बच्चे लोग 2012 से लेके 22 तक जो बच्चे लोग हैं, 5 साल से नीचे बच्चे लोग हैं, वो स्टंटिंग लगभग 10% से कम हुआ है। पहले कितना था, 42% था, घट के तुम्हारा वही 32% हुआ है, 10% घटा है। देख रहे हो स्टंटिंग, यानी कि स्टंटिंग समझते हो ना तुम लोग, उम्र के हिसाब जो हाइट होना चाहिए वो हाइट नहीं है। तो उम्र के हिसाब जो हाइट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो माल नरिशमेंट का शिकार है। और ये कब होता है, स्टंटिंग कब होता है? स्टंटिंग तब होता है जब आप लंबा समय तक अंडर नरिशमेंट हो, क्रोनिक, जिसे क्रोनिक बोलते हैं, नंबर 1। दूसरा देखो, जो बच्चा है जो लो बर्थ वेट है वो भी डिक्लाइन हुआ, 2% कम हुआ है पहले से, अभी कितना है 27.4% है, तो देखो 2% घटा है यहाँ पे। एट द सेम टाइम देखो ब्रेस्ट फीडिंग वो 17% से बढ़ा है, 17% से बढ़ा है, तो ये तो अच्छा बात है। जितना बच्चा, छोटा बच्चा जितना माँ का दूध पिए उतना वो बेटर होगा उसका इम्यून सिस्टम। तो देखो ये काम अच्छा, स्टंटिंग 10% से घटा है, अभी 32% है। उसी तरह देखोगे, हाँ, चाइल्ड बॉर्न विथ लो बर्थ वेट, ये भी तुम्हारा 2% से घटा है। ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स 17% से बढ़ा है। और जो एनीमिया वाला जो प्रॉब्लम था वो भी कम हुआ है पहले कंपेयर में। मगर उसके बावजूद भी यदि हम साउथ एशिया में देखें तो अभी भी भारत में सबसे अधिक एनीमिया वाला प्रॉब्लम है, अभी भी भारत में सबसे ज़्यादा वेस्टिंग वाला प्रॉब्लम है। मगर यदि भारत का खुद आंकड़ा का हम कंपेयर करें तो पिछले 10 साल में जो थे और अभी जो है हम बेटर है, एटलीस्ट इस चीज़ में हम लोग बेटर बनते हुए जा रहे हैं। हम आगे देखो, वही ये क्रेडिट किसको जाएगा? सरकार को जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी, जिसके अंतर्गत लगभग 80 से लेकर 82 करोड़ आबादी को फ्री फूड ग्रेन्स दिया जा रहा है। तो कह सकते हो कि जो भारत में जो 144 करोड़ का जो आबादी है उसका 55 से लेकर 60% लोग, 55 से लेकर 60% पॉपुलेशन को टारगेट किया जा रहा है, नंबर 1। हाँ, मगर देखो अभी रिसेंट टाइम में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.1 के लिए भी जो बजट देना चाहिए था वो पहले के कंपेयर में कम किया है, तो थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। मगर फिर भी सरकार को क्रेडिट जाता है कि पीडीएस में इतने लोग को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट 80 करोड़ आदमी को खिला रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या है, फूड मिलना बड़ी बात नहीं है। व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी? चावल दाल खाते रहो, चावल खाते रहो, गेहूँ खाते रहो, कुछ नहीं होगा उससे। आपको दाल भी चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको बैलेंस डाइट चाहिए। प्रॉब्लम ये है, बैलेंस डाइट जब तक नहीं आएगा तब तक बॉडी ठीक नहीं रहेगा। देखो प्रॉब्लम क्या है कि लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी, यानी कि पैसा ही नहीं है कि न्यूट्रिशियस फूड खाया जा सके। हाँ समझ रहे हो, देखो भारत में लगभग 55% ऐसे लोग हैं 2022 के आंकड़ा के हिसाब से कि जो अफोर्डेबल न्यूट्रिशियस फूड खा ही नहीं पा रहे, उसके पास उतना पैसा ही नहीं है। तो यहाँ पे सरकार को मल्टीपल अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। सरकार को पल्सेस अरेंज करना चाहिए, सरकार को मिलेट्स का प्रचार करना चाहिए, सरकार को ऐसा चीज़ प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि जिससे बैलेंस डाइट लोग ले, खाए पिए, समझे। हाँ, सरकार को इस तरह का एग्रीकल्चर प्रमोट करना चाहिए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, जो स्मार्ट एग्रीकल्चर हो। सही बात है ना। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे लोग, ठीक है, एक तरफ आपने देखा कि हंगर और माल न्यूट्रिशन में बहुत तगड़ा काम किए हैं हम लोग वर्ल्ड के कंपेयर में, ग्लोबल एवरेज कंपेयर में, मगर सबसे बड़ा जो समस्या वही ओवरवेट और ओबेसिटी का है। देखो यहाँ पे देखो, ओबेस एंड ओवरवेट चिल्ड्रन जो है उस लगातार बढ़ते चला जा रहा है। देखोगे तुम 2012 और 2022 का 10 साल कंपेयर करोगे तो पहले 2.2% था, बढ़ के 2.8 हुआ है, तो बढ़ा है। बाकी आंकड़ा देख रहे थे घटा था ना, ये बढ़ा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो रिसेंट जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा है कि ओवरवेट वाला प्रॉब्लम केवल चिल्ड्रन तक ही नहीं है, मैन वुमेन सभी ग्रसित है, बच्चे लोग सभी को प्रभावित किया है। मेन रीजन वही है, इल इफेक्ट ऑफ प्रोसेस फूड, वही जंक फूड सब, समझे ना। ये जंक फूड कल्चर
कुछ भी खा लिए, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये सब मेन वजह है। तो सरकार को यहाँ पे मल्टीपल अप्रोच के साथ आना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए कि एक्सरसाइज करिए, सरकार को थोड़ा सा न्यूट्रिशियस फूड एसेस करवाना चाहिए, सरकार को कोशिश होना चाहिए कि मिलेट्स को प्रमोट हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये सबको बढ़ावा देने की ज़रूरत है सरकार की ओर से। कंप्लीटेड।